आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर साल सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। जब आप लोग तैयारी करते हैं तो आप कहलाते हैं सिविल सर्विस के एस्पिरेंट। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो आप कहलाने लगते हैं सिविल सेवक, यानी कि सिविल सर्वेंट। और आपको लगता है कि आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे तो मजे ही मजे रहेंगे। भाई, वहां भी आपके कर्तव्य बढ़ जाते हैं। और सिविल सेवकों के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो वहां कुछ जिम्मेदारियां और पड़ जाती हैं। तो सिविल सिविल सेवकों के लिए आचरण नियमावली ये आखिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केरल में अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 AIS नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 2 आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। एक आईएएस अधिकारी ने अपने वरिष्ठ सहकर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जबकि एक अन्य को कथित तौर पर धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए निलंबित किया गया है। तो आखिर अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1968 में क्या प्रावधान किया गया है और एआईएस नियम 1968 से संबंधित मुद्दे क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। और लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या होती है, उसे भी देखेंगे हम लोग। और अनुच्छेद 311 भी चर्चा में बना हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार केरल चलिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये आपको दक्षिण भारत में केरल देखने को मिल जाएगा। ये है केरल। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। अगर यहाँ विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 100 कितनी सीटें हैं? 100 कितनी सीटें? 140 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 40 कितनी 20 सीटें हैं। विधानसभा में 140 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। तो अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 में क्या प्रावधान है? यह नियम आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के आचरण में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और संवैधानिक मूल्यों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नैतिक एवं पेशेवर मानकों के आधार है। उल्लिखित प्रमुख मानकों का सारांश इस प्रकार है। नैतिक मानक: अधिकारियों को नैतिक, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों और निर्णयों में राजनीतिक रूप से तटस्थ, जवाबदेह और पारदर्शी बने रहें। पेपर 4 को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही तो पढ़ाया जाता है। संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता: अधिकारियों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और जिससे देश की विधिक ढांचे के प्रति प्रतिबद्ध लोक सेवकों के रूप में उनके कर्तव्य बने रहें। लोक मीडिया में भागीदारी: तो अधिकारी वास्तविक पेशेवर क्षमता के संदर्भ में लोक मीडिया में भागीदारी कर सकते हैं, हालांकि उन्हें सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। विधिक और मीडिया संबंधी दृष्टिकोण: तो अधिकारियों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न्यायालय या फिर मीडिया के माध्यम से आलोचना के अधीन आधिकारिक कार्यों का निवारण या फिर बचाव करने की अनुमति नहीं है। क्या नहीं है? अनुमति नहीं है। सामान्य आचरण: तो अधिकारियों को किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए जो उनकी सेवा के लिए अनुचित माना जाता है और इससे सुनिश्चित होता है कि अधिकारी शिष्टाचार और व्यावसायिकता का उच्च मानक बनाए रखे। एआईएस नियम 1968 से संबंधित मुद्दे क्या है? तो एक आप देखेंगे, स्पष्ट सोशल मीडिया दिशा निर्देशों का अभाव। मौजूदा नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिकारियों के संचार आचरण को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं। डिजिटल जुड़ाव के बढ़ने से अस्पष्टता पैदा हो गई है, जिससे सीमाएं निर्धारित करना और उचित व्यवहार लागू करना कठिन हो गया है। अब आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आप किसी धर्म के बारे में कुछ भी बोलने लग जाएंगे, देश के बारे में कुछ बोलने लग जाएंगे, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी कायदे से। अनुचित आचरण संबंधी खंड: सेवा के सदस्य के लिए अनुचित आचरण शब्द का एक व्यापक अपरिभाषित खंड है जो असंगत प्रवर्तन की ओर ले जाता है तथा दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है। प्रवर्तन में शक्ति असंतुलन: इन नियमों का प्रवर्तन प्रायः वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के हाथों में होता है। जूनियर अधिकारी वरिष्ठों द्वारा नियमों के दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और जिसके लिए पक्षपात और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है। अगर असल में हम लोग कहें तो देश में जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कुछ भी होता है, ये अधिकारी ही करते हैं, नेता तो आगे रहते हैं बस, समझ रहे हैं। नीति निर्माण: सिविल सेवक तकनीकी विशेषज्ञता और व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो सार्वजनिक नीति के निर्माण और निर्धारण में मदद करते हैं। नीतियों का क्रियान्वयन: सिविल सेवक विधायिका द्वारा पारित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसमें कानूनों और नीतियों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों की देखरेख करना शामिल है।
प्रत्यायोजित विधान, तो सिविल सेवकों को प्रत्यायोजित विधान के तहत विस्तृत नियम और विनियमन बनाने का काम सौंपा जाता है। विधानमंडल रूपरेखा निर्धारित करता है, जबकि सिविल सेवक दैनिक सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक विशिष्टता को परिभाषित करते हैं। प्रशासनिक न्याय निर्णय, सिविल सेवकों के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। वे नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सार्वजनिक हित में विशेष रूप से कमजोर समूहों या तकनीकी मुद्दों के लिए त्वरित और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करता है तथा समय पर विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करता है। स्थिरता और निरंतरता, सिविल सेवक चुनाव प्रेरित राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान शासन में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखते हैं तथा नेतृत्व में बदलाव के बावजूद सुचारू नीति और प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय आदर्शों के संरक्षक, सिविल सेवक राष्ट्रों के आदर्श, मूल्यों और विश्वासों के संरक्षण के रूप में काम करते हैं। वे राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताने बाने की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अब आखिर अनुच्छेद 311 क्या है? अनुच्छेद 311(1) के अनुसार अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है जिसने उसे नियुक्त किया था। अनुच्छेद 311(2) क्या कहता है? इसके अनुसार किसी भी सिविल सेवक को ऐसी जांच के बाद ही पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अवोन्नत किया जाएगा जिसमें उसने अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया गया है। और जांच की आवश्यकता के अपवाद, अनुच्छेद 311(2) निम्नलिखित परिस्थितियों में जांच की आवश्यकता नहीं है। अपराध दोष सिद्धि, एक व्यक्ति की उसके आचरण के आधार पर बर्खास्तगी या हटाना या रैंक में कमी की जाती है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया हो, धारा 2(1) कहता है। व्यवहारिक असंभवता, जहां किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यवहारिक नहीं है, धारा 2(b) कहता है। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसमें आप देखिए जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसा भी मामला हो संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना उचित नहीं है, एक खंड 2(c) कहता है। तो ये सब आप लोग देखेंगे, तो इसलिए आप देखेंगे कि अभी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके कर्तव्य बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। धन्यवाद।